दोस्तों जल्दी से आपके अपने चैनल और गुरुजी को सब्सक्राइब करें और घंटी पर क्लिक कर दें ताकि आपको पता चल जाए कि अपना इंग्लिश का पीरियड शुरू हो चुका है। हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हो आप लोग? आई होप सब बढ़िया होंगे। और आज हम एक और लेक्चर करेंगे। इस लेक्चर में हम लोग ईवी लुकस का एक ऐसे है थर्ड थॉट्स करके हम उसको समझेंगे। ये वैसे मुझे पता नहीं किस किस यूनिवर्सिटी के सिलेबस में है, बट अभी मैं इसे ब्रिज यूनिवर्सिटी के सिलेबस के अकॉर्डिंग बता रहा हूँ कि उसमें तो ज़रूर है। तो मुझे ये पढ़ाना था, मेरे सिलेबस में भी है एक्चुअली, क्योंकि मैं ब्रिज यूनिवर्सिटी के अंडर जिस कॉलेज में पढ़ाता हूँ वहाँ पर ब्रिज यूनिवर्सिटी का सिलेबस चलता है, यानी गवर्नमेंट कॉलेज नदवे में। तो ये ऐसे हम लोग करेंगे। और हाँ, आप में से कुछ स्टूडेंट्स मैसेज कर रहे हैं कि सर ये वाला पढ़ा दीजिए, वो वाला पढ़ा दीजिए। बिल्कुल, मैं पढ़ाने में मुझे कोई इशू नहीं है, बट वो है कि टाइम का थोड़ा प्रॉब्लम है। उस चक्कर में मैं सारे तो आपकी, क्योंकि आपने कईयों ने एक साथ में 7-7 8 टॉपिक सेंड कर दिए हैं, तो सारे तो ऐसे नहीं हो पाएंगे। पर देखो, ये आप लोग भी समझें कि मेरी पहली जो ड्यूटी है ना, वो ब्रिज यूनिवर्सिटी का सिलेबस करवाने की है, क्योंकि मैं यहाँ पर जिस कॉलेज में पढ़ा रहा हूँ उसका सिलेबस पहले पूरा हो, तो जो कि ब्रिज यूनिवर्सिटी का सिलेबस है, तो पहले तो मैं उसको पूरा कराने की कोशिश कर रहा हूँ, जो कि जल्दी हो जाएगा। और उसके बाद में मैं जितनी जल्दी हो सके मैं आपके टॉपिक्स भी कवर करूँगा। तो चलिए शुरू करते हैं अपन। तो ईवी लुकस एक ब्रिटिश राइटर थे, मतलब राइटर में स्पेशली एसेइस्ट थे, निबंध लेखाकार बोलते हैं ना, निबंध लिखा करते थे। ही यूज्ड टू राइट एसेज, ऑल मतलब आप कह सकते हैं लगभग 30-30 कलेक्शन ऑफ एसेज से ज़्यादा उन्होंने लिखे हैं। एसेज के अलावा उन्होंने स्टोरीज भी लिखी हैं, पोएम्स भी लिखी हैं, इवन नोवेल भी लिखे हैं, बट वो फेमस किसके लिए रहे? अपने एसेज के लिए। एंड ही ऑल्सो रोट अ फेमस बायोग्राफी ऑन चार्ल्स लैम्ब। चार्ल्स लैम्ब एक बहुत ही फेमस एसेज थे, आपको पता होगा, ब्रिटिश एसेज थे, वो भी बहुत ही फेमस। तो उनकी जो जीवनी थी, बायोग्राफी, वो किसने लिखी है? ईवी लुकस ने लिखी थी 1905 में। और उसका नाम टाइटल था द लाइफ ऑफ चार्ल्स लैम्ब करके। और बेसिकली क्योंकि जब आप कोई किसी की जीवनी लिख रहे हो तो वो उस पर आपको पहले रिसर्च करनी पड़ती है उस इंसान की लाइफ के ऊपर, और उसके बाद में जब आप उसकी लाइफ के फैक्ट्स को खोज निकालते हो तब आप किताब लिख पाते हो। तो उन्होंने भी रिसर्च करी, उनको मैरी लैम्ब और चार्ल्स लैम्ब की एक्चुअली लेटर्स मिले और उसके बाद में ही वो लिख पाए। तो उन्होंने उसके बेस पर ये बायोग्राफी लिखी है, और भी काफ़ी उन्होंने रिसोर्सेज इस्तेमाल किए होंगे। पर ये बेसिकली जो मैरी एंड चार्ल्स लैम्ब की लेटर, इसमें मेन आप कह सकते हैं सोर्स थे उनके। फिर इनके आप कह सकते हैं कि जो फेमस कलेक्शंस है, वैसे मोर देन 30 कलेक्शंस थे ऐसे, इसके पास जो फेमस वन थे वो कौन से थे? ओल्ड लैम्प फॉर न्यू, जो कि 1911 में लिखा, एंड द ओनली द अदर डे, जो कि 1936 में लिखे। ये दो कलेक्शन ज्यादा पॉपुलर हैं या ज्यादा फेमस हैं, या फिर बोल सकते हैं बेस्ट कलेक्शंस ऑफ द एसेज हैं, है ना। और जो क्या बोलते हैं, इनकी जो राइटिंग स्टाइल थी उसमें, वैसे तो जब इनका क्वेश्चन करेंगे हम राइटिंग स्टाइल का तब देखेंगे, बट जो बेसिक जो इनका फीचर था ना, वो था कि सटायर तो यूज़ करते थे। देखो, एसेइस्ट जनरली सटायर यूज़ करते ही हैं, सटायर तो यूज़ करते थे। और सटायर में कैसी होती थी? ह्यूमरिक सटायर होती थी, यानी सोसाइटी की बुराइयों को, इंसान की बुराइयों को दिखाते थे, आपको सिखाते थे कि क्या चीज़ें हैं, कमजोरियां हैं, क्या वीकनेसेस हैं, क्या सोसाइटी में फॉल्ट्स हैं, क्या एब्सर्डनेस है, उनको निकाल के लाते थे, दिखाते थे, और एक मजाकिया वे में दिखाते थे। मतलब सामने वाले को क्रिटिसाइज भी कर रहे हैं और आपको सिखा भी रहे हैं, दोनों चीज़ हो रही है। तो इनकी जेंटली सैटरिक ह्यूमर बोलते हैं इसको, ये इस्तेमाल करते थे। अपना जो आज का जो ऐसे है ना, थर्ड थॉट्स, ये बेसिकली ये इन दो फेमस कलेक्शंस, जो कि ओल्ड लैम्प फॉर द न्यू एंड ओनली द अदर डे, इसमें से तो नहीं है, परंतु हाँ एक और उनका कलेक्शन था एसेज का, जो कि था द फैंटम जर्नल एंड द अदर एसेज एंड डाइवर्जन। ये 1919 में आया था। तो इस कलेक्शन ऑफ एसेज में से ये जो थर्ड थॉट्स है ये है, मतलब लिया गया है, और इसको हम आज करेंगे। तो देखो, ये तो ऑथर के बारे में था, बेसिक जानकारी कि ऑथर थे कौन। आपकी इनकी जो जीवनी है 1868 टू 1938, आप समझ सकते हो कि विक्टोरियन एरा में पैदा हुए थे, बट लिखना शुरू किया था मॉडर्न एरा में 1901 के बाद में। कहने का मतलब ये है, जो बेसिकली जो इनकी राइटिंग फेज था ना, वो जो मेन राइटिंग फेज था वो 1901 के बाद में ही है। तो एक तरह से मॉडर्न राइटर थे ये। तो चलिए हम लोग ऐसे करते हैं अपना स्टार्ट। थर्ड थॉट्स बाय ईवी लुकस। देखो, ये ध्यान रखो, इनके ऐसे है ना, वो बोरिंग नहीं होते, हमेशा मजाकिया होंगे, मतलब उनमें ह्यूमर होगा, मजाक होगा, एंटरटेनिंग होंगे, आपको सिखाएंगे भी प्लस एंटरटेनिंग भी होंगे। तो देखो, अ सेलिंग एट ऑल इन द चीपेस्ट, मतलब पहली लाइन ही क्या है कि बेचने को मजबूर हैं, वो भी सबसे सस्ते में। यूजुअली इंडीड हैविंग टायर्ड ऑफ ए पिक्चर और डेकोरेटिव आर्टिकल, आई हैव पॉजिटिवली टू गिव इट अवे। अब देखो,
ये जो ऐसे है ना, ये ऑथर कोई और है, नैरेटर कोई और है। मतलब ऑथर को बताया गया है कि जो क्या बोलते हैं, एक ऑथर का एक मित्र है, मतलब कह सकते हो आप, ऑथर का मित्र है, उसने अपनी कहानी बताई कि उसके साथ में क्या हुआ। तो नैरेटर कौन है? नैरेटर उसका दोस्त है ऑथर का। तो वो इसमें नैरेटर है जो बता रहा है कि क्या हुआ उसके साथ में, कि वो बता रहा है कि अक्सर उसे बहुत सस्ते में चीजें बेचनी पड़ जाती थी, सेलिंग एट ऑल इन द चीपेस्ट, यूजुअली इंडीड हैविंग टायर्ड ऑफ पिक्चर और डेकोरेटिव आर्टिकल आई हैव पॉजिटिवली टू गिव इट अवे ऑलमोस्ट टू मेक इट्स एक्सेप्टेंस बाय अनदर अ पर्सनल फेवर टू मी। मतलब ये बता रहा है कि मैं थक चुका था, हैविंग टायर्ड ऑफ पिक्चर और डेकोरेटिव आर्टिकल्स, मतलब डेकोरेटिव सजावटी सामान बेच के, पिक्चर तस्वीरें बेच के मैं थक चुका था। और मैं थक इस चीज से गया था कि आई हैव पॉजिटिवली टू गिव इट अवे, कि मुझे कोई चीज बेचनी पड़ जाती थी, देनी पड़ जाती थी। क्यों देनी पड़ जाती थी? देखो वो बोल रहा है कि ऑलमोस्ट टू मेक इट्स एक्सेप्टेंस बाय अनदर पर्सनल फेवर टू मी, मतलब मेरी चीजें बिकती नहीं थी महंगी। एक जो सेलर होता है वो क्या चाहता है? ही ऑलवेज वॉन्ट्स हिज थिंग्स टू सेल एट द डियरेस्ट, यानी कि वो चाहता है कि उसकी महंगी में बिके, तभी तो प्रॉफिट होगा। यानी चीजों को महंगी बेचना चाहते हैं सेलर हमेशा। परंतु ये जो नैरेटर हैं जो अपनी चीजों को मजबूर हो जाते थे, ही वॉज एक्चुअली ऑलमोस्ट फोर्स्ड टू सेल एट द चीपेस्ट, सो सस्ते में बेचने में मजबूर हो जाते थे। उन्होंने बोला है कि आई हैव पॉजिटिवली टू गिव इट अवे, मुझे सकारात्मक रूप से चीज देनी पड़ती थी, मतलब मैं मन मार के देता था, मतलब खुशी खुशी देता था, ले जाओ भाई, अब मुझे पता है कि मेरी चीज महंगी बिकेगी नहीं, इसलिए सकारात्मक तरीके से देने का मतलब ये है कि वैसे तो मजबूरी में दे रहा है, परंतु उसको भी उसने मन को बहला लिया था, समझा लिया था कि नहीं तुझे इससे ज्यादा पैसे इसके नहीं मिलेंगे, तो वो दुनिया को दे देता था, ले जाओ भाई जितने तुम, क्योंकि उसको लगता था कि जो कि सामने वाला बाय अनदर पर्सनल फेवर टू मी, मतलब सामने वाला जो खरीदार है वो इतने पैसे देखे इस चीज के, जो इतने कम पैसे दे रहा है ना, ये इतने कम पैसे भी ऐसे है कि मेरे लिए तो फेवर है, मतलब मेरे पे जैसे कि एहसान कर रहा है इतने पैसे देकर भी, इसलिए ये भी मन मार के बैठ जाता, ठीक है तुम ले जाओ। तो कि मतलब इतना सस्ता बेचना पड़ता था कि सामने वाला जो ग्राहक है ना, वो भी चीजें जो उसको अमाउंट दे रहा है, जो उसको पेमेंट दे रहा है उस चीज की, वो पेमेंट भी ऐसे लगती थी जैसे कि मुझ पे एहसान कर रहा है ऐसा नैरेटर बता रहे हैं। बट द अदर डे वाज मार्क्ड बाय एन exception to this rule so striking that I have been wondering if perhaps the luck has not changed and I am after all destined to be the most invaluable thing a successful dealer अब बोल रहा है कि बट अगले दिन, एक दूसरे दिन, किसी और दिन क्या हुआ, was marked by an exception, एक एक्सेप्शन हुआ, यानी कि हटकर कुछ हुआ, अपवाद हुआ। एक्सेप्शन मतलब अपवाद, यानी जो चीज बहुत ही कॉमन नहीं होती, मतलब सबसे हटके है। नॉर्मल डे में क्या होता है, बहुत सस्ते में बेचना पड़ता, यानी प्रॉफिट नहीं होता, इसको लॉस ही चल रहा था। पर एक दिन एक्सेप्शन हुआ, एक दिन प्रॉफिट हुआ। कैसे हुआ? बता रहा है दैट आई हैव बीन वंडरिंग इफ परहैप्स द लक हैज नॉट चेंज, कि मतलब मैं सोच रहा था कि किस्मत तो नहीं बदल गई है, एंड आई एम आफ्टर ऑल डेस्टिन्ड टू बी दैट मोस्ट एनवायबल थिंग, और आखिरकार मैं वो चीज होने जा रहा हूँ। क्या होने जा रहा हूँ? अ सक्सेसफुल डीलर। आज तक तो मैं सिर्फ घाटे का डीलर था, अब फाइनली जो चीज, मतलब वो दूसरों को देख देख के जिस चीज को जले, वो देखता है कि ये तो कितना अच्छा बेच देता है, चीजें इतनी महंगी बिकती है इसकी, मेरी तो नहीं बिकती है। मतलब जो एनवायबल थिंग, कि जो चीज जिसके बारे में वो हमेशा लालसा करता था कि मैं भी एक सक्सेसफुल डीलर हूँ, आखिरकार मेरी किस्मत बदल रही है और शायद मैं वो सक्सेसफुल डीलर बन गया हूँ, उसके साथ में ऐसा कुछ होता है। वो क्या होता है? इट हैपेंड दस in drifting about the old curiosity shops of its cathedral city I came upon a portfolio of watercolor drawings। वो बता रहा है कि ऐसा हुआ था कि जब मैं ओल्ड क्यूरियोसिटी शॉप्स, मतलब पुरानी दुकानों के वहां से गुजर रहा था, ड्रिफ्टिंग अबाउट यानी वहां से गुजर रहा था, ड्रिफ्ट करना मतलब तैरना होता है, मतलब इजीली मूव कर रहा था, वहां से गुजर रहा था। कहाँ से? शॉप्स के वहां से, और शॉप्स कहाँ पर है? कैथेड्रल सिटी के आसपास। तो आई केम अपॉन ए पोर्टफोलियो ऑफ वाटर कलर ड्राइंग्स। तो मुझे क्या दिखाई दिया? मुझे दिखाई दिया एक दुकान, मतलब एक जगह वाटर कलर की ड्राइंग्स लगी हुई हैं, मतलब एक स्टॉल पर। आफ्टर ऑल क्या बोलते हैं, एक मिनट, हाँ, अमॉन्ग विच वाज वन दैट टू माय आई वुड हैव बीन अ पॉसिबल टर्नर। तो वो इतनी सारी वो देखता है कि भाई बहुत सारी वाटर कलर की ड्राइंग्स लगी हुई हैं एक स्टॉल पर, और उन सब में जो जिसपे मेरी आई गई, ऑन दैट टू माई आई, जिसमें मेरी आंख वुड हैव बीन अ पॉसिबल टर्नर, मेरी आंख गई, वो डेफिनेटली वो पेंटिंग टर्नर की थी। टर्नर फेमस पेंटर, तो उनकी पेंटिंग पे उसकी नजर गई कि हाँ ये तो टर्नर की है। इवन इफ एन अर्लियर ओनर हैड नॉट शेयर्ड दैट ओपिनियन और होप एंड सेट द मैजिक नेम विद ऑल इट्स इनिशियल्स सो ऑफन प्लेस्ड इन द रॉन्ग ऑर्डर बीनीथ इट हाउ मच इज। तो बता रहा है कि even if an earlier owner had not shared that opinion or hope and set the magic name with all its initial, मतलब अगर मान लो किसी पहले के ओनर ने अब बताया भी नहीं होता उसको कि ये टर्नर की है, और इवन उसने इनिशियल्स
और कह सकते हैं कि एंड सेट द मैजिक नेम विद द इनिशियल्स, यानी कि जैसे कि कह सकते हो आप कि इसमें लिखा है, मतलब ये बता रहे हैं कि अगर सिचुएशन एक कंडीशन लेते हैं कि वैसे तो पेंटिंग के नीचे इनिशियल्स लगे होते हैं, मतलब साइन किया होता है कि किसने बनाई है, परंतु अगर इस पेंटिंग पर वो इनिशियल्स नहीं भी होते ना कि टर्नर ने बनाई है, तब भी मैं पहचान जाता है कि ये टर्नर की है। ऐसा वो कहना चाहता है कि मतलब इवन इफ एन अर्ली ओनर, उस पहले वाले ओनर ने अपना ओपिनियन शेयर नहीं किया होता, मतलब उसे बताया नहीं होता कि किसकी है, और या फिर उसने वो इनिशियल्स नहीं लिखे होते, इस पर तो लिखे हुए हैं इनिशियल्स ने साइन किए हुए हैं, तो स्टिल आई वुड हैव रिकॉग्नाइज दैट इट वाज ऑफ टर्नर, ये टर्नर की है। बट देखो फिर वो पूछता है, स्टॉल वाले से पूछता है कि हाउ मच इज दिस, आई आस्क्ड स्कॉर्नफुली, मैंने थोड़ा सा वैसे थोड़ा चिड़चिड़े गुस्से के भाव से, मतलब मैंने पूछा कि कितने की है, इस तरह से कितने की है, इस तरह से पूछा। वेल सेड द डीलर इफ इट वर ए जेन्युइन टर्नर इट वुड बी वर्थ एनीथिंग, बोल रहा कि अब डीलर ने बोला कि वेल क्या कहूं मैं, अगर ये जेन्युइन टर्नर यानी असली टर्नर की होती तो इट वुड बी वर्थ एनीथिंग, तो इसकी कीमत कुछ भी हो सकती थी। मतलब जो डीलर है दुकान वाला वो ये मान रहा है कि नकली है, इसलिए बोल रहा है कि अगर ये असली टर्नर की होती है ना तो इट वुड हैव बीन एनीथिंग, ये कुछ भी हो सकती थी, कितनी भी रकम हो सकती थी, क्या कुछ भी प्राइस हो सकती थी, मतलब टर्नर की पेंटिंग की तो क्या ही कीमत, मतलब बहुत महंगी होती फिर तो, ये क्या मूल्य लगाता फिर मैं उसका। बट लेट्स से 10 शिलिंग्स, फिर बोलता है कि सिर्फ 10 शिलिंग्स, अपने से 1 रुपया होता है ना, 1 रुपये में क्या होते हैं 10 पैसे होते हैं, मतलब 100 पैसे होते हैं पर 10 पैसे से बता रहा हूँ, तो वैसे ही शिलिंग्स भी पैसे की तरह ही है, मतलब बहुत छोटी करेंसी। तो वो बता रहे हैं कि अगर ये टर्नर की होती तो बात क्या ही होती, परंतु मेरी तरफ से तो ये सिर्फ 10 शिलिंग की, ये टर्नर की है नहीं। यू कैन हैव इट फॉर दैट, कि तुम सिर्फ 10 शिलिंग्स में से ले सकते हो, तुम मुझे 10 शिलिंग दे दो और तुम इसे ले जाओ, बट आई डोंट माइंड इफ यू डोंट। पर वो डीलर ये बोलता है अगर तुम इसे नहीं भी ले जाना चाहते तो कोई बात नहीं, मुझे फर्क पड़ता नहीं, क्योंकि वैसे भी तो असली तो है नहीं। बिकॉज आई एम गोइंग टू लंडन नेक्स्ट वीक एंड शुड टेक इट विद मी टू गेट एन ओपिनियन, क्योंकि अगर तुम इसे नहीं ले जाते हो तो कोई बात नहीं, मैं वैसे भी नेक्स्ट वीक लंदन जा रहा हूँ और लंदन में जाके मैं इसके बारे में थोड़ा ओपिनियन भी ले लूंगा कि भाई क्या कीमत हो सकती है, असली तो है नहीं है, फिर भी बता दो क्या कीमत होगी इसकी असली, तो मतलब लंदन जाके पता कर लूंगा कितने में बेचूँ इसको, और वहां से आगे भी पता चल जाए कि ये असली है कि नकली है। वैसे ये तो मान के चल रहा है कि नकली है, पर देखो फिर आई पॉन्डर्ड, नरेटर बोल रहा है जो कहानी सुना रहा है कि मैं सोचने लगा, आई पॉन्डर्ड, पॉन्डर मतलब विचार करना, सोचने लगा, माइंड यू आई डोंट गारंटी इट ही एडेड, आई गेव हिम द 10 शिलिंग्स। अब साथ में माइंड यू आई डोंट गारंटी इट ही एडेड, साथ में जो डीलर है जो दुकान वाला उसने बोल दिया कि माइंड यू ध्यान रखो मैं कोई गारंटी नहीं दे रहा कि ये टर्नर की है, आई डोंट गारंटी इट, मैं पहले बोल रहा हूँ कि मेरी तरफ से तो नकली है। आई गेव हिम 10 शिलिंग्स, फिर उसने 10 शिलिंग्स दे दिए, किसने, नरेटर ने उसको दुकान वाले को 10 शिलिंग दे दिए। By what incredible means I found a purchaser for the drawing at the 50 pounds. There is no need to tell, for the point of this narrative resides not in bargaining with collectors but in bargaining with my own soul. अब देखो वो बता रहा है कि किसी गजब के सोर्सेज के द्वारा, मतलब what incredible means, क्या ही कहूँ मैं, क्या गजब हो गया। I found एक परचेजर, मुझे एक खरीदार मिल गया, नरेटर बोल रहा है कि मुझे खरीदार मिल गया उस ड्राइंग के लिए जो कि मैंने 10 शिलिंग में खरीदी थी, और मैंने उसको कितने में बेचा, मैंने उसको बेचा 50 पाउंड में, 50 पाउंड में। आप ये मान लो कि आपने कोई चीज 10 पैसे में खरीद ली हो और वो चीज आपको बेचने को मिल रही है कितने में, लगभग 5000 में। डिफरेंस इतना है। तो वो बता रहा है कि मैंने उसे 50 पाउंड में बेच दिया। अब देयर इज नो नीड टू टेल, फॉर द पॉइंट ऑफ दिस नैरेटिव रिजाइड्स नॉट इन बार्गेनिंग विद द कलेक्टर्स बट इन बार्गेनिंग विद माय ओन सोल। अब बोल रहा है कि इसमें बताने की कोई जरूरत नहीं है, मतलब कि मैंने कितना मोल भाव करके कितना पैसा कमाया इससे, मतलब परंतु मैंने जो बार्गेनिंग की है उस कलेक्टर के साथ में नहीं, मैंने बार्गेनिंग की है मेरी खुद की सोल के साथ में, मेरी आत्मा के साथ में, क्योंकि उसको फील होने लगा है। एक्चुअली क्या फील होने लगा है वो देखो बताएगा। द एस्टोनिशिंग फैक्ट मींस दैट आई अचीव्ड अ प्रॉफिट फॉर 49 पाउंड्स 10 एंड वाज ड्यूली एलिटेड, आई देन बिगिन टू थिंक, मतलब बोल रहा है कि ये बहुत ही गजब का सच है, एस्टोनिशिंग फैक्ट है, गजब का सच है, गजब का तथ्य है कि मैंने 49 पाउंड्स और मतलब उसका प्रॉफिट कमाया है, 49.10 पाउंड्स का प्रॉफिट कमाया है। एंड वाज ड्यूली इलेटेड, और मैं बहुत ज्यादा खुश था, इलेटेड मतलब बहुत खुश, प्रसन्न। आई देन बिगिन टू थिंक, पर मैं फिर सोच विचार में पड़ गया, एक किस सोच विचार में पड़ गया, द डीलर सो माई थॉट्स एंड, जो डीलर उसकी तरफ उसके विचार गए जिससे उसने पेंटिंग खरीदी थी 10 शिलिंग में,
इन दैट लिटिल स्ट्रीट बाय द कैथेड्रल वेस्ट डोर, की कैथेड्रल यानी जो चर्च का जो वेस्ट डोर की वहां पे जो दुकान लगी हुई है, कैथेड्रल सिटी जो बोला था ना, वहां पर जो दुकानें थी जहां पर घूम रहा था, कैथेड्रल के वेस्ट पश्चिमी द्वार पे जो दुकान लगी थी उस डीलर की, पेंटर की, मैं उसके बारे में, जो पतली सी गली, छोटी सी गली में जो दुकानदार था, मैं उसके बारे में सोचने लगा, ही ऑट टू पार्टिसिपेट इन दिस, कि उसको भी इस प्रॉफिट का भागीदार होना चाहिए। He ought to participate in this, उसको भी इस प्रॉफिट का भागीदार होना चाहिए। He behaved very well to me and I ought to behave well to him, उसने मेरे साथ बहुत अच्छा व्यवहार किया और मुझे भी उसके साथ में अच्छा व्यवहार करना चाहिए। अब It would be only fair to give him half, yes, अच्छा होगा अगर मैं उसको इसका आधा प्रॉफिट दे दूं। वो ऐसा सोचने लगा कि ये अच्छा होगा अगर मैं इसको उसका आधा प्रॉफिट दे दूं। अब देखो आगे क्या होता है। Thereupon I sat down and wrote a little note saying that the potential tunnel drawing, which no doubt he recollected, had turned out to be authentic, कि वो नोट लिखने लगा, कि लेटर लिखने लगा, सेट डाउन में बैठा और रोट लिटिल नोट, उसने एक छोटा सा नोट यानी लेटर लिखा। ये लिखते हुए मतलब इसने क्या कहा कि जो पोटेंशियल टर्नर ड्राइंग थी, वो टर्नर की ड्राइंग जो हो सकती थी, जिसकी संभावना थी, जो तुम्हें मतलब फेक लग रही थी, विच नो डाउट ही रिकलेक्टेड एंड टर्न्ड आउट टू बी ऑथेंटिक, की वो ऑथेंटिक निकली, वो सच्ची निकली। एंड आई हैड ग्रेट प्लेजर इन एनक्लोजिंग हिम हाफ ऑफ द प्रोसीड्स, और मुझे बड़ी खुशी हो रही है, आई हैड ग्रेट प्लेजर, मुझे बहुत हर्ष हो रहा है, बहुत ज्यादा खुशी हो रही है, दैट आई एम गिविंग यू, कि मैं तुम्हें दे रहा हूं आधी रकम उसकी प्रॉफिट की, एनक्लोजिंग हिम हाफ ऑफ द प्रोसीड्स, की इस लेटर के साथ में तुम्हें आधी रकम भेज रहा हूं। एज आई कंसीडर दैट द ओनली जस्ट एंड डिसेंट कोर्स, और मुझे केवल यही एकमात्र सही तरीका लगा उसकी, मतलब उसकी तरफ आधा, मतलब वो एक तरह से जेन्युइन थैंक्स देने का, कि उसने मुझे 10 शिलिंग में दे दी, मैं उसको आधा प्रॉफिट दे रहा हूँ, ये मुझे सही तरीका लगा। ठीक है, अब देखो फिर आगे होता है कि हैविंग नो स्टैम्प्स एंड द आर बीइंग लेट आई डिड नॉट पोस्ट दिस एंड वेंट टू बेड। अब क्योंकि लेटर के ऊपर स्टैंप लगाने पड़ते हैं ना, टिकट, तो बोले टिकट थे नहीं, स्टैम्प थे नहीं, और अभी काफी लेट हो चुका था, अब फिलहाल तो कुछ हो नहीं सकता, तो अब रात के टाइम में उसको पोस्ट नहीं कर पाया लेटर को, तो उसने रख दिया लेटर, अभी तो चलो अभी तो सो जाते हैं, एंड वेंट टू बेड, वो सोने चला गया, बोले सुबह देखेंगे अब तक। एट अबाउट 3:30 अब रात को 3:30 पर, 3:30 बजे उसकी नींद खुलती है। आई वोक वाइडली, अब मैं जग जाता हूँ, एंड अकॉर्डिंग टू कस्टम बिगिन टू रिव्यू माई लाइफ एरर, और उसकी आदत है कि वो अपनी जिंदगी की गलतियों को रिव्यू करता है, उसके ऊपर मनन करता है कि भाई मैंने कल क्या गलती करी इस पे, विच आर इन नो डेंजर ऑफ एवर सफरिंग फ्रॉम लोनलीनेस, और इस चक्कर में अक्सर क्या, क्योंकि बताऊं इंसान ऐसे खुद से तो उससे अकेलापन भी महसूस नहीं होता है, वो चीजों को रिव्यू करता है, उसने लाइफ में क्या किया, उसको अकेलापन भी फील नहीं होता, टाइम पास भी हो जाता है। फ्रॉम दीज आई रीच्ड बाय वे ऑफ मिटिगेशन, तो इस सब सोच विचार से मैं कहाँ पहुंचा, द वे ऑफ मिटिगेशन, माई रिसेंट बाय दीज आई रीच्ड बाय वे ऑफ मिटिगेशन, मतलब इस सोच विचार से बाय वे ऑफ मिटिगेशन मैं दूर करता हूँ गलतियों को, मतलब एक तरह से मिटिगेट मतलब मिटाना, हटाना, चीजों को सुधार करना, कि मैं गलतियों के बारे में सोचता हूँ मैंने क्या गलती करी, देन आई मिटिगेट देम, उनको फिर सुधार करता हूँ। My recent successful piece of chaffering and put the letter to the dealer under both examination and cross examination. अब my recent successful piece of chaffering मतलब उसने जो recent में जो मोल भाव किया है ना, जो ये प्रॉफिट कमाया है, उसके बारे में वो सोचने लगा, and put the letter to the dealer, और अंडर बोथ एग्जामिनेशन क्रॉस एग्जामिनेशन, और जो लेटर उसने लिखा था ना डीलर के लिए कि मैं तुम्हें ये 50% दे रहा हूँ उसका प्रॉफिट का, उस लेटर को वो एग्जामिनेशन और क्रॉस एग्जामिनेशन के लिए रख देता है, यानी मतलब उस पर दोबारा सोच विचार के लिए रख देता है कि दोबारा सोच विचार करना चाहिए, है ना। एग्जामिनेशन क्रॉस कि ये लेटर भेजूँ कि नहीं भेजूँ, क्या इतनी रकम भेजूँ कि नहीं भेजूँ, इसके ऊपर क्रॉस एग्जामिनेशन दोबारा से विचार करने लग गया वो। वाई सो माई थॉट्स रैन गिव हिम हाफ, वो बोलता है कि मेरे विचार दौड़ने लगे, वाई गिव हिम हाफ, उसे क्यों आधा दूं, मतलब उसे आधी रकम क्यों दूं मैं, वाई बी क्विक्सोटिक, क्यों मैं इतना वो बोलते ना दानवीर बनूं, क्विक्सोटिक मतलब जो दूसरों का भला करे वैसा बनूं, क्यों बनूं मैं। दिस इज नो वर्ल्ड फॉर क्विक्सोटरी, ये क्विक्सोटरी के लिए है नहीं, ये एक्चुअली क्विक्सोटिक होते कौन है, क्विक्सोटिक ऐसे लोग होते हैं जो आदर्शवादी होते हैं, आदर्शों पे चलते हैं, है ना, दूसरों का भला करने के उदाहरण दिया मैंने, बाकी आदर्शवादी लोग होते हैं क्विक्सोटिक, मतलब जो हमेशा आदर्श व्यक्ति। आदर्श क्या कहता है, आदर्श कहता है भाई कि तुमने सामने वाले से 10 पैसे में खरीदा है, उसको पता नहीं था बेचारा, वो तो खुद धोखे में था, तुम ये मतलब मॉरलिटी ये कहती है, नैतिक शिक्षा ये बोलती है कि तुम उसे आधा दे दो, ठीक है, पर वो बोलता है कि वाई आई शुड बी क्विक्सोटिक, मुझे क्विक्सोटिक क्यों होना चाहिए, मैं क्यों बनूं आदर्शवादी। दिस इज नो वर्ल्ड फॉर क्विक्सोटरी, ये संसार आदर्शवादियों के लिए है ही नहीं। इट वॉज माई आई दैट डिटेक्टेड द प्रोबेबिलिटी ऑफ द ड्रॉइंग, ये मेरी आंख थी जिसने इस ड्रॉइंग की संभावना को तराशा, वो डीलर तो पहचान ही नहीं पाया था ये क्या है, ये मैं था जिसने तराशा, नॉट हिज, उसने थोड़ी तराशा है कि ये ओरिजिनल पेंटिंग थी। ही हैड इंडीड फेल्ड, वो तो बल्कि फेल हो गया संसार में, वो तो पहचान नहीं पाया ये पेंटिंग किसकी है। डिड नॉट नो हिज ओन बिजनेस, उसे खुद के बिजनेस के बारे में नहीं पता,
पेंटिंग बेच रहा है, उसको ये नहीं पता है पेंटिंग किसकी है। वाई पुट ए प्रीमियम ऑन इन एप्टीट्यूड, तो ऐसे मतलब इन एप्टीट्यूड मतलब होता है कि जो लायक ना हो, यानी नालायक। वाई पुट ए प्रीमियम ऑन इन एप्टीट्यूड, तो ऐसी नालायकी के ऊपर क्यों पैसे दूं, क्यों उस पर रकम लगाऊं, क्यों उसको गिफ्ट करूं, मतलब ऐसी नालायकी के ऊपर क्यों मैं पैसे लगाऊं। नो, अ प्रेजेंट ऑफ say 10 pounds at the most would more than adequately meet the case. No, a present of, केवल एक तोहफा जो कि 10 पाउंड का हो, ये जरूरत से ज्यादा ही है, मतलब ये सफिशिएंट है। वो बोल रहा है कि 50 पाउंड में से 25 पाउंड नहीं दूंगा, आधा कितना दूंगा, 10 ही पाउंड देना ठीक रहेगा, केवल 10 पाउंड एट द मोस्ट, ज्यादा से ज्यादा कितना, 10 पाउंड वुड मोर देन एडिक्वेटली मीट द एसेट, यही मीट द केस, मतलब इस इशू में, इस केस में 10 पाउंड जरूरत से ज्यादा है, यानी जो 10 पाउंड की जो रकम है ना वो क्या है, 10 पाउंड और मोर देन इनफ, मतलब उसके लिए 10 पाउंड, मुझे 10 पाउंड ज्यादा देना नहीं चाहिए, मतलब यही काफी है बस इस केस में। स्लीप स्टिल रिफ्यूजिंग टू ऑब्लाइज मी, नींद फिर भी मुझे नहीं आ रही थी। स्लीप स्टिल रिफ्यूजिंग टू ऑब्लाइज, मतलब नींद मेरा कहना नहीं मान रही थी। आई टुक अ बुक ऑफ शॉर्ट स्टोरीज एंड रेड वन, मैंने एक छोटी कहानियों की किताब उठा ली और मैं उसे पढ़ने लगा। देन आई क्लोज माई आईज अगेन, और फिर मैंने अपनी आंखें बंद कर ली। एंड अगेन बिगेन टू थिंक अबाउट द डीलर, और दोबारा मैं उस डीलर के बारे में सोचने लगा। दोबारा वो सोचने लग गया डीलर के बारे में। वाई सेंड हिम 10 पाउंड, अब सोचा कि 10 पाउंड भी क्यों दूं। सो माई थॉट्स रन, उसके मतलब विचार दौड़े कि वाई सेंड हिम 10 पाउंड, कि मैं 10 पाउंड भी क्यों दूं उसको। इट विल ओनली गिव हिम अ रॉन्ग आइडिया ऑफ हिज कस्टमर्स, नन अदर ऑफ होम वुड बी सो फेयर सो स्पोर्टिंग एज आई, कि अगर 10 पाउंड मैंने भेज दिए तो उसके दिमाग में अपने कस्टमर्स की तरफ एक गलत धारणा बैठ जाएगी। मतलब वो क्या करेगा, हमेशा उम्मीद करेगा कि हर कस्टमर जिसको प्रॉफिट होगा वो मुझे जाके $10 दे, मुझे पैसे देगा उसमें से। सब मेरे जैसे थोड़ी है कि अपने प्रॉफिट में से कुछ शेयर उसको दे रहे हैं, तो वो अपने कस्टमर्स के साथ में उम्मीद लगाने लग जाएगा, है ना। देखो उसने लिखा है कि इट विल ओनली गिव हिम अ रॉन्ग आइडिया ऑफ हिज कस्टमर्स, कि केवल इसके मतलब उसके अपने कस्टमर्स के बारे में एक रॉन्ग आइडिया लगेगा, उसको गलत आइडिया लगेगा। नन अदर ऑफ होम वुड बी सो फेयर, कोई भी इतना अच्छा नहीं होगा, सो स्पोर्टिंग एज आई, जितना मैं हूं ना इतना अच्छा और बाकी लोग नहीं होने वाले कि अपने प्रॉफिट में से उसको शेयर दे देंगे। ही विल एक्सपेक्ट सिमिलर लेटर्स एवरी डे, वो हर रोज ऐसे ही लेटरों की उम्मीद करेगा कि अब उस कस्टमर से ऐसा लेटर आएगा, अब उस कस्टमर से ऐसा लेटर आएगा। एंड बी डिसअपॉइंटेड, और अंत में वो डिसअपॉइंट हो जाएगा क्योंकि कोई नहीं देने वाला उसको इस तरह से अपने प्रॉफिट में शेयर। एंड देन ही विल बिकम एम्बिटर्ड एंड गो डाउन द वेल ऑफ टीयर्स मिजरेबल क्रीचर, और फिर वो बहुत हो जाएगा एम्बिटर्ड। देन ही विल बिकम, वो कैसे हो जाएगा, कठोर बन जाएगा। एंड गो डाउन द वेल ऑफ टीयर्स अ मिजरेबल क्रीचर, और उसकी आंखों से क्या होगी, आंसुओं की घाटी बहने लग जाएगी। मिजरेबल क्रीचर, और एक दयनीय प्राणी बन जाएगा वो, मतलब दुखी हो जाएगा जिंदगी से। ही लुक्ड ए नाइस ओल्ड मैन, वो बहुत ही अच्छा ओल्ड वृद्ध व्यक्ति लगा मुझे, बूढ़ा व्यक्ति लगा, बहुत ही अच्छा। अ पिटी ने अ क्राइम टू इंजर सच ए नेचर, अ पिटी दया ने नहीं अ क्राइम ने, यस अ क्राइम टू इंजर सच ए नेचर, मतलब नहीं मतलब यस ही है, मतलब दया नहीं मतलब सही बताऊं तो क्राइम, ये एक क्राइम होगा, क्या होगा, क्राइम होगा टू इंजर सच ए नेचर, कि ऐसे मतलब कह सकते हो कि व्यक्ति, ऐसे व्यक्ति मतलब एक ऐसा व्यक्ति जिसका इतना अच्छा नेचर है, इतना अच्छा स्वभाव है, उसके साथ में ऐसा करना तो भाई एक क्राइम होगा, कि उसको ऐसी लत लगा दी जाए पैसों की और फिर वो हर कस्टमर से सब एक्सपेक्ट करे, फिर कोई उसे देगा नहीं और फिर वो डिसअपॉइंट हो जाएगा एंड वो जिंदगी में कठोर हो जाएगा और निराश हो जाएगा। तो ऐसा एक इतने अच्छे वृद्ध व्यक्ति के साथ में अगर ऐसी कोई भी घटना हो तो ये ठीक बात नहीं है, इट इज नॉट करेक्ट, है ना। देखो फिर बोलता है कि नो 10 पाउंड इज एब्सर्ड, कि 10 पाउंड तो गलत है, बकवास है, 10 पाउंड नहीं देनी चाहिए मुझे। 5 वुड बी प्लेंटी, 5 बहुत होंगे। अब घटा के पहले तो आधी दे रहा था 25, फिर आ गया था 10 और अब आ गया 5 पे, 5 बहुत होंगे। 10 वुड पुट हिम अबव हिमसेल्फ, 10 तो उसकी जरूरत से ज्यादा है, मतलब वो इतने के लायक नहीं है 10 के, 10 तो ऊपर है, उसके सर के ऊपर चले जाएंगे, 5 बहुत है। वाई आई वॉज ड्रेसिंग द नेक्स्ट मॉर्निंग आई थॉट अबाउट द डीलर अगेन, अगली दिन जब मैं कपड़े पहन रहा था, ड्रेस कर रहा था खुद को, तो आई थॉट अबाउट द डीलर अगेन, तो मुझे दोबारा उस डीलर के बारे में उसका विचार आया, मतलब डीलर का दोबारा उसके बारे में सोचने लगा। वाई शुड आई डायरेक्टली आई हैड फॉर द फर्स्ट टाइम इन माई लाइफ बॉट ऑफ ए फाइनेंशियल कूप, दोबारा सोचने लगा, दोबारा उसके थॉट्स भागे दिमाग में। सो माई थॉट्स रैन, दोबारा आए और इस बार क्या सोचा, वाई शुड आई, मैं ऐसा क्यों करूं। डायरेक्टली आई हैड फॉर द फर्स्ट टाइम इन माई लाइफ ब्रॉट ऑफ ए फाइनेंशियल कूप, पहली बार तो मुझे मतलब आर्थिक रूप से कुछ फायदा हुआ है। स्पॉइल इट बाय गिविंग ए लार्ज पार्ट ऑफ द प्रॉफिट अवे, उसको क्यों बर्बाद कर दूं, स्पॉइल कर दूं मतलब बर्बाद कर दूं, बाय गिविंग इट
बाय गिविंग ए लार्ज पार्ट ऑफ द प्रॉफिट अवे, कि एक बहुत बड़ा हिस्सा मेरे प्रॉफिट का किसी और को देके क्यों उस पहली बार जो मुझे फाइनेंशियल मतलब आर्थिक रूप से जो फायदा हुआ है उसको क्यों बर्बाद करूं मैं। वॉज नॉट दैट फ्लाइंग इन द फेस ऑफ द गॉडेस ऑफ बिजनेस हुएवर शी में बी, क्या ये फ्लाइंग इन द फेस का मतलब होता है कि अपोज करना एक तरह से, मतलब मैं गॉडेस ऑफ बिजनेस धंधे की जो देवी है उसको क्यों अपोज करूं कि उसने पहली बार तो मुझे कुछ फायदा दिलाया और मैं उसको भी एक तरह से नेग्लेक्ट कर रहा हूं, है ना। तो वो जो भी देवी है गॉडेस ऑफ बिजनेस हुएवर सी में भी, वो कोई भी हो, चाहे बता रहा हुएवर सी में भी वो देवी कोई भी हो, पर वो जो धंधे की देवी है जो बिजनेस की देवी है, व्हाई शुड आई डिफाई हर, मतलब मैं उसे क्यों निराश करूं, मैं क्यों अपोज करूं। वॉज इट नॉट आस्किंग हर टू डिसरिगार्ड मी, क्या ऐसा करके मैं उसे मतलब एक तरह से इन्वाइट नहीं कर रहा हूँ कि भाई तू मुझे नजरअंदाज कर दे, मतलब तूने पहली बार मुझे प्रॉफिट दिया और मैंने उसमें से भी किसी और को बांट दिया, तो अब तू मुझे नजरअंदाज कर सकती है, मतलब मुझे आगे से प्रॉफिट मत देना। मतलब मैं ऐसा क्यों करूं कि उसको नाराज करूं देवी को कि वो मुझे आगे से नजरअंदाज कर दे। वाई शुड आई डू दिस, मैं ऐसा क्यों करूं। ओनली ए डे और सो आफ्टर वी हैड एट लास्ट गॉटन टर्म्स, क्योंकि अभी 1-2 दिन ही तो हुए हैं कि हम दोनों कुछ हमारी बनने लगी है, किसकी, उस देवी की, धन की देवी की, बिजनेस की देवी की, और मेरी कुछ बनने लगी है। आज तक तो मेरे से रूठी भी थी, पहली बार तो कुछ बनने लगी है और उसमें मैं उसे क्यों निराश करूं। देयर इज नो फ्यूरी लाइक ए वुमेन स्कॉर्न, भाई साहब एक लेडी अगर गुस्सा हो जाए ना उससे ज्यादा गुस्सा किसी का नहीं हो सकता। वो बता रहा है कि वो देवी है। देयर इज नो फ्यूरी लाइक ए वुमन स्कॉर्ड, मतलब एक औरत गुस्सा हो जाए इससे ज्यादा गुस्सा तो कुछ, इससे ज्यादा भयानक चीज तो कोई हो ही नहीं सकती। इट वुड बी प्रोबेबली बी द एंड ऑफ मी, ये तो मेरा अंत ही कर देगा, मतलब मेरा बिजनेस, मेरे धंधे, उस मेरी लाइफ सबका एंड हो जाएगा अगर वो नाराज हो गई तो। सिटी मैग्नेट्स आर सक्सेसफुल प्रोबेबली जस्ट बिकॉज दे डोंट डू दीज फूलिश इंपल्सिव थिंग्स। बोल जो सिटी मैग्नेट, शहर के जो बड़े बड़े धंधे वाले बिजनेसमैन है ना, वो सक्सेसफुल है, वो आज सक्सेसफुल है, कामयाब है। क्यों? शायद इसीलिए क्योंकि वो ऐसी बेवकूफी भरी चीजें नहीं करते। फूलिश इंपल्सिव थिंग्स का मतलब है कि अपने मतलब अचानक मन में कुछ आ गया, भाई मुझे तो उसको कुछ दे देना चाहिए पैसे, मतलब ऐसी बेवकूफी हरकतें नहीं करते वो। प्रॉफिट उनका है, प्रॉफिट उनका है, बस सीधी सी बात है। धंधे की बात धंधे में रहती है, कोई ऐसा उसमें कोई ज्ञान, मॉरलिटी, कोई आइडियलिज्म, आदर्शवाद कुछ नहीं आता बीच में, इसलिए वो आज कामयाब है। देखो, इम्पल्स इज द नेगेशन ऑफ मैग्नेटिज्म, बोलते हैं इम्पल्स तो मैग्नेटिज्म का नेगेशन है, मतलब आकर्षण का नेगेशन। आप कितने भी आकर्षित हो सकते हैं, मतलब आप अट्रैक्टिव लगेंगे लोगों को, लेकिन अगर आप इम्पल्सिव हैं, आप अचानक ही मन में आया वो कर दूं, मन में आया वो कर दूं, अगर आप सोच विचार के कोई काम नहीं करते हैं और ऐसे ही अपने मन की मर्जी से कुछ भी कर देते हैं, तो यह आपकी पर्सनैलिटी के लिए ठीक नहीं है। कहने का मतलब यह है, इफ आई एम टू मेक एनी काइंड ऑफ फिगर इन दिस न्यू रोल ऑफ फाइन आर्ट स्पेकुलेटर आई मस्ट कंट्रोल माई फीलिंग्स। बोल रहा है कि अगर मुझे खुद को, इफ आई एम टू मेक एनी काइंड ऑफ फिगर, अगर मुझे खुद को कुछ भी बनाना है इन दिस न्यू रोल ऑफ फाइन आर्ट स्पेकुलेटर, फाइन आर्ट क्योंकि फाइन आर्ट स्पेकुलेटर है, वो पेंटिंग्स, आर्ट की चीजें उनको मतलब उनके बारे में ज्ञान रखता है और उनके बारे में अपना ओपिनियन देता है, स्पेकुलेटर है। तो अगर मुझे इस फील्ड में कुछ भी अच्छा बनना है ना, तो मुझे अपनी फीलिंग्स को साइड में रखना पड़ेगा। आई मस्ट कंट्रोल माई फीलिंग्स, मुझे मेरी फीलिंग्स को नियंत्रित करना पड़ेगा, है ना। क्योंकि साफ साफ वो लिखते हैं कि अगर मुझे कुछ भी इस फाइन आर्ट स्पेकुलेटर के रोल में अगर कुछ भी बनना है, कुछ भी अच्छा बनना है ना, तो आई मस्ट कंट्रोल माई फीलिंग्स, तो मुझे मेरे विचारों को क्या करना पड़ेगा, कंट्रोल, सॉरी मेरी फीलिंग्स को कंट्रोल करना पड़ेगा। नो 5 पाउंड इज एब्सर्ड, बोलता है ना 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 5 पाउंड भी बकवास है, एब्सर्ड, इतना भी नहीं देना चाहिए। आई डोश्योर ऑफ 1 पाउंड, अ डोश्योर ऑफ 1 पाउंड विल मीट द केस। डोश्योर का मतलब होता है कि एक तरह रिश्वत, पैसे के रूप में रिश्वत देना, कि मतलब एक पाउंड दे दूंगा वो बहुत है, उसको 1 पाउंड बहुत है, बस 1 पाउंड देना चाहिए मुझे। इट विल बी नथिंग टू बी, और 1 पाउंड से मुझे कुछ होगा भी नहीं, और एट एनी रेट नथिंग सीरियस, और ये ज्यादा कोई गंभीरता वाली बात भी नहीं, सिर्फ 1 पाउंड है। बट ए गिफ्ट ऑफ क्वेल एंड मन्ना फ्रॉम ए क्लियर स्काई टू द डीलर, पर उस डीलर के लिए तो यह क्वेल और मन्ना का गिफ्ट है। अब देखो क्वेल और मन्ना क्या है, ये एक नई कहानी है, एक्चुअली मैं बता देता हूं आपको। क्वेल और मन्ना बाइबल में कहानी है कि जब इजरायली लोग इजिप्ट से निकल के बाहर जा रहे थे, मतलब उनको एक तरह से भगवान वहां से बचा के निकाल रहा था, तो वो एक रेगिस्तान में फंस जाते हैं। रेगिस्तान में होता क्या है कि खाने पीने के लिए कुछ होता नहीं है, तो भगवान उनको सुबह के टाइम तो क्या भेजते थे, मतलब शाम के टाइम तो कोयल भेजते। कोयल एक ऐसा पक्षी है जो कि होता क्या है कि वो इतना उड़ नहीं पाता, वो नीचे उड़ता है, मतलब उस कहानी के अकॉर्डिंग ऐसा पक्षी ज्यादा उड़ नहीं पाता, तो वो जो लोग थे इजरायली लोग क्या करते थे, उसको मार के उसका मांस खा लेते थे, तो वो तो क्वेल। और मन्ना होता ब्रेड, एक तरह से ब्रेड होती है, सॉफ्ट ब्रेड। तो भगवान क्या करते हैं, उनको शाम के टाइम तो क्वेल बेचते और सुबह मन्ना बेचते ताकि वो खा पी सके कुछ। तो ये बोल रहे हैं कि ये जो $1 है उसके लिए तो क्वेल और मन्ना की मतलब है, क्वेल और मन्ना के बराबर है, कि उस डीलर ने कुछ किया नहीं और उसको फ्री में $1 मिल गया। जैसे इजराइल लोग कुछ कर बिना किए ही भगवान को ऑटोमेटिकली खाने की चीज बेच रहे थे, इसलिए ये वो उस कहानी संबंधित है, क्वेल एंड मन्ना।
तो देखो, तो यहाँ पे कहाँ पे थे हम लोग, हाँ, विदाउट डूइंग ह्यूमैनिटी, मतलब उसको कोई नुकसान भी नहीं होगा, मतलब वो ज़्यादा उम्मीद भी नहीं रखेगा लोगों से कि मुझे मतलब $20 भेजेंगे, $10 भेजेंगे लोग, सिर्फ $1 भेजा मैंने तो उसको कोई हार्म भी नहीं होगा और मुझे भी कोई नुकसान नहीं होगा और वो $1 से खुश भी हो जाएगा, सारे काम हो जाएंगे। अ पाउंड विल बी एम्पल एंड अकम्पनीड बाय अ ब्रीफ नोट, 1 पाउंड बहुत होगा, एम्पल मतलब पर्याप्त होगा, एंड उसके साथ में एक छोटा सा नोट भी लिख दूंगा। The note was to effect that I had sold the drawing at a profit which enabled me to make him a present। मतलब वो रहा कि नोट इस बारे में होगा, the note was to effect that I had sold, कि नोट इस बारे में होगा कि मैंने तुम्हारी जो पेंटिंग थी ना वो बेच दी है, मुझे इससे प्रॉफिट हुआ है, एंड उस प्रॉफिट की वजह से मैं तुम्हें ये प्रेजेंट भेज पा रहा हूँ $1 का, मतलब सॉरी 1 पाउंड का जो प्रेजेंट है तुम्हें ये तोहफा मैं भेज पा रहा हूँ। बिकॉज इट वॉज एन ओल्ड एंड परहैप्स ऑड belief of mine that one should do this kind of things। it was an old and perhaps odd belief of mine, मतलब उसका खुद का एक पुरानी पर अजीब ये मानना है, मतलब बिलीफ है, बिलीफ मतलब उसकी धारणा है, मानना है कि अगर मैं कोई भी प्रॉफिट इफ वन शुड डू दिस काइंड ऑफ थिंग, मतलब कोई भी इस तरह का काम करता है उसको कोई प्रॉफिट होता है मुझे, मतलब वन शुड डू, तो उसे इस तरह का काम करना चाहिए कि अपना शेयर करना चाहिए, थोड़ा बहुत गिफ्ट भेज देना चाहिए, मतलब ये उसकी खुद की पर्सनल धारणा है ये और कुछ नहीं है, इसलिए वो उसको कह सकते हैं कि 1 पाउंड का ये प्रेजेंट भेज रहा है। आई हैड द एनवेलप इन माई पॉकेट, तो मेरी पॉकेट में वो एनवेलप था, मतलब लिफाफा था जिसमें 1 पाउंड का नोट रखा हुआ है, मतलब 1 पाउंड पैसे रखे हुए हैं, वो मनी रखी हुई है और साथ में उसने नोट भी लिख दिया, कंटेनिंग द नोट, वो नोट भी लिखा हुआ है कि ये प्रेजेंट मैं भेज रहा हूँ। एंड द चेक व्हेन आई रीच द क्लब फॉर लंच, चेक भी रखा हुआ है, मतलब वही पैसे का 1 पाउंड का चेक है, मतलब पॉकेट में एनवेलप है, उसमें नोट है प्लस चेक है 1 पाउंड का। तो वो फिर क्या होता है, लंच के लिए क्लब में पहुंचता है। एंड दैट आफ्टरनून आई प्लेड ब्रिज, और उस दोपहर को वो ब्रिज एक गेम होता है ताश का, वो खेलता है। सो डिजास्टरली दैट आई वाज ग्लैड आई हैड नॉट पोस्टेड इट, और वो गेम वो इतनी बुरी तरह खेलता है दैट उसको बाद में खुशी हो रही होती है कि अच्छा हुआ मैंने ये लिफाफा पोस्ट नहीं किया, मतलब वो सब हार जाता है ताश के गेम में। तो अगर वो 1 पाउंड वाला जो लिफाफा भेज दिया होता तब तक क्या होता, वो 1 पाउंड भी चले गए होते, उसके पास कुछ नहीं बचता देखा जाए तो सोच रहा होता है कि अच्छा हुआ 1 पाउंड भी नहीं भेजा, मैं तो सब हार चुका हूँ, वरना ये भी मेरे पास नहीं बचता। आफ्टर ऑल सो माई थॉट्स रैन एंड आई रेस्टोर्ड द एनवेलप एंड कंटेंट्स, फिर मेरे दोबारा विचार भागे और मैंने उस एनवेलप को फाड़ा, फेंका। सच बार्गेन्स आर ऑल पार्ट ऑफ द गेम, की इस तरह की जो लेन देन होता है सब खेल का नतीजा है, मतलब सब ये तो बिजनेस का पार्ट है, हिस्सा है, मतलब कहने का मतलब ये बार्गेनिंग तो बिजनेस का हिस्सा है। बाइंग एंड सेलिंग आर ए परफेक्टली स्ट्रेट फॉरवर्ड मैटर बिटवीन डीलर एंड द कस्टमर, खरीदना और बेचना सिर्फ डीलर और कस्टमर के बीच का सीधा सीधा एकदम कह सकते हैं मैटर है, आपसी मैटर है। द डीलर आस्क्ड एज मच एज ही थिंक्स, डीलर ने मांगा जितना उसको लगता था इसकी कीमत है, जितना वो ही कैन एक्सटॉर्ट, जितना कि वो ले सकता था उतना उसने मांगा, और एंड द कस्टमर हैविंग पेड इट, और कस्टमर ने उसको पे कर दिया। मतलब कहने का मतलब है कि डीलर ने तो उतना मांग लिया जितना कि वो उसको लगता था इसकी प्राइस है, ही कैन एक्सटॉर्ट, जितना वो वसूल कर सकता है कस्टमर से। एंड द कस्टमर ने क्या किया, हैविंग पेड इट, कस्टमर ने उसको पे कर दिया जो उसने मांगा। इज अंडर नो ऑब्लिगेशन वट एवर टू द डीलर, अब दोनों आपस में उनके बीच में कोई ऑब्लिगेशन नहीं रह गया भाई, कि कोई ऐसी बात नहीं रहेगी कि अधूरी बात की, हाँ तूने मुझे जितने पैसे नहीं दिए उतने नहीं दिए, अब कोई उनके बीच में कोई कॉन्ट्रैक्ट, कोई ऑब्लिगेशन कुछ नहीं है। द इंसिडेंट इज क्लोज्ड, इंसिडेंट खत्म हो गया है, कहने का मतलब ये है डीलर ने बेचा, कस्टमर ने खरीद लिया, डीलर ने इतना प्राइस मांगा, कस्टमर इतना प्राइस पे कर दिया, बात खत्म हो गई दोनों के बीच की, बस इतना ही है। यानी कि मन को इतना संतुष्ट कर रहा होता है कि अच्छा हुआ नहीं बेचा, 1 पाउंड भी भाड़ में जाने दो। क्या बोलते हैं, डीलर कस्टमर का मैटर था, उसको 10 पाउंड, उसको मतलब 10 सीलिंग में बेचना था, उसने 10 सीलिंग में बेच दिया, मैंने 10 सीलिंग में खरीद लिया, मुझे जो प्रॉफिट हुआ उसको बेच के वो सब मेरा, वो गवा दिया, अब तो उसने सब गवा चुका है, अब तो वो ऐसे ही मन में सोचेगा देखा जाए तो बेसिकली ये पूरा ऐसे था अपना। इस ऐसे में आपको मजा भी आया होगा, इंटरेस्टिंग एक स्टोरी की तरह है और शिक्षा तो है ही। अब देखो इसका पहले तो एक बता देता हूँ कि थर्ड थॉट्स नाम क्यों है। देखो अपना ऐसे पढ़ लिया अपन ने, सेकंड थॉट्स होते क्या है, इंसान के सेकंड थॉट्स होते हैं कि जब वो किस चीज के ऊपर दोबारा से विचार करता है। जब आप किस चीज के बारे में आप बोलते हो ना कि आई शुड पुट दिस मैटर टू सेकंड थॉट्स, मतलब सेकंड कंसिडरेशन, सेकंड थॉट्स, मतलब आप कोई चीज है उसके ऊपर दोबारा विचार करने के लिए रख देते हो कि हाँ ठीक है मुझे इस चीज के इसके ऊपर दोबारा विचार करना चाहिए। अगर आप किसी चीज के ऊपर दोबारा विचार करते हो तो वो आपकी सेकंड थॉट्स हैं। और थर्ड थॉट्स का मतलब बार बार विचार कर रहे हो, साइकिल में फंस गए विचारों की, वो थर्ड थॉट्स हैं। तो ये था अपना ऐसे। चलो इसका सेंट्रल आइडिया क्या है ऐसे का, इस ऐसे का सेंट्रल आइडिया है कि जो मॉडर्न ह्यूमन सोसाइटी है वो क्या है, मनी माइंडेड है। एंड व्हेन ह्यूमन बिकम सेल्फिश इट लीड्स टू ओवर थिंकिंग, मतलब ये जो ऐसे किसके बारे में है, मनी के बारे में। इंसान मनी माइंडेड, इंसान पैसे से मतलब पूरा उसको पैसे से मतलब है, इज टोटली मनी माइंडेड, मतलब वो पूरा पैसे से मतलब रखता है। वो पूरी ह्यूमन सोसाइटी पैसे से मतलब रखती है, ये सेल्फिश सोसाइटी है और सेल्फिशनेस आपको ओवर थिंकिंग तरफ ले जाती है।
यानी कि पहली बात तो आप मतलब पैसे से घिरे हुए हैं इस दुनिया में, हर चीज पैसे से होती है, तो आप पूरे पैसे, आपके दिमाग में पैसा पैसा घुसा हुआ है, तभी तो गाँव को छोड़ के लोग शहरों में जाते हैं कि पैसा कमाना है, वरना शहरों में क्यों जाएंगे, मनी माइंडेड है। फिर पैसे से इंसान सेल्फिश भी हो जाता है, मतलब सेल्फिश नेचर तो वैसे इंसान का है ही, पैसे ने और सेल्फिश बना दिया है। तो इंसान जो सेल्फिश है वो अक्सर ओवर थिंकिंग की तरफ जाता है, मतलब सेल्फिश नेचर उसे ओवर थिंकिंग की तरफ ले जाता है। अगर आपको कोई चैरिटी देनी है, कोई दान देना है, आप बिना सोचे समझे ठीक है मुझे जहाँ दान देना है आप दान दे रहे हो। अगर आप सेल्फिश नहीं हो तो आप सीधे दान दे रहे हो, आप सोचोगे ही नहीं दोबारा, आपने डिसाइड कर लिया आपको दान देना है और आप दान दिया होगे। अगर आप सेल्फिश हो तो ही तो बार बार सोचोगे आप कि हाँ क्या बोलते हैं मुझे दान देना था, परंतु क्या मुझे देना चाहिए, नहीं यार इसमें तो मेरा घाटा हो सकता है, इतने पैसे क्यों दूं दान में, थोड़े और कम दे देता हूँ। मतलब आप बार बार सोचोगे, आप सेल्फिश हो इसलिए तो बार बार सोच रहे हो कि मुझे देना चाहिए कि नहीं देना चाहिए। तो ये चीज है, सेंट्रल आइडिया क्या है कि ह्यूमन सोसाइटी पैसे को ही सोचती है, मतलब पैसे के बारे में सोचती है, मनी माइंडेड है और साथ में सेल्फिश है, और सेल्फिशनेस से कहाँ ले जाती है, ओवर थिंकिंग की ओर। थीम्स क्या क्या है, देखो वही थीम्स है, मनी वर्ल्ड पहली थीम तो सांसारिक जीवन, जिसमें मनी के बारे में, मतलब मनी वर्ल्ड के बारे में, पूरा जो वर्ल्ड है मनी से घिरा हुआ है, ये संसार मनी से चलता है, मनी के ऊपर ही बेस्ड है। दूसरी थीम चैरिटी वर्सेस सेल्फिशनेस, कि एक तरफ से इंसान दान करने की सोचता है, दूसरी तरफ उसके खुद का स्वार्थ बीच में आ जाता है। दूसरी थीम ये है, जैसे इसने ऐसे में हुआ अपने क्या हुआ, एक तरफ तो वो एक तरफ चैरिटी तो कर रहा है, वो उसको पैसे वापस लौटा के कि भाई मेरे प्रॉफिट में इसको उसको दे देता हूँ, दैट इज ऑल चैरिटी, वो चैरिटी है। तो एक तरफ तो चैरिटी करना चाहता है, दूसरी तरफ उसके खुद का सेल्फिशनेस, उसका खुद का स्वार्थ बीच में आ जाता है। तो चैरिटी वर्सेस सेल्फिशनेस की थीम है। थर्ड है ह्यूमन साइकोलॉजी, पूरा ह्यूमन साइकोलॉजी पर बेस्ड है, मतलब एक तरह से कैसे देखो इंसान, क्योंकि ये जो ऐसे है इसमें थीम साइकोलॉजी की है ही, कि एक तरफ तो पहले प्रॉफिट कमाता है, फिर माइंड बनाता है कि प्रॉफिट शेयर करूंगा, फिर उसकी साइकोलॉजी, ह्यूमन साइकोलॉजी किस पे, बहुत सी चीज़ों पे डिपेंड करती है कि इंसान के नेचर में कितनी सेल्फिशनेस है, वो कितना खुद के बारे में सोचता है, कितना दूसरे के बारे में सोचता है, कितना उसकी पर्सनल फाइनेंशियल कंडीशन क्या है। देखो सपोज ये बहुत अमीर आदमी होता तो तुरंत दान दे देता, सोचता ही नहीं बार बार, क्योंकि इसकी खुद की फाइनेंशियल कंडीशन इतनी अच्छी नहीं है, इसका खुद का बिजनेस इतना अच्छा नहीं है, इसलिए वो सोच रहा है कि भाई मुझे इसमें से कितना देना चाहिए कि भी नहीं देना चाहिए। तो ये ह्यूमन साइकोलॉजी है जो कि बहुत सी चीज़ों पे चलती है, उसके आसपास के एनवायरनमेंट में, उसके खुद के नेचर पे, उसकी फाइनेंशियल कंडीशन पे, उसके फैमिली पे, उसकी लाइफ पे, पर्सनल सब चीज़ें डिटरमाइन करती हैं उसकी साइकोलॉजी को। तो इस ऐसे में भी जो नैरेटर है उसकी साइकोलॉजी को ये सब चीज़ें डिटरमाइन कर रही थी कि उसकी मतलब वो जो काम कर रहा है वो उसे करना चाहिए कि नहीं करना चाहिए, उसको निर्धारित करने के लिए, डिटरमाइन करने के लिए क्या है, मतलब उसको करवाने के लिए बहुत सी चीज़ें जो कि उसके रास्ते में थी और उसकी साइकोलॉजी उनके इर्द गिर्द घूम रही थी। जैसे कि बताया कि उसकी फाइनेंशियल कंडीशन अच्छी नहीं थी, उसका बिजनेस अच्छा नहीं चल रहा था, उसको प्रॉफिट नहीं हो रहा था, फिर उसके ऊपर फिर वो दान देना चाहता है, तो वो सोचता है कि दान दूँ कि नहीं दूँ, है ना। तो वो चीज़ें हैं। तो ह्यूमन साइकोलॉजी के ऊपर भी उसकी थीम भी इसमें आती है कि ह्यूमन साइकोलॉजी कैसे वर्क करती है, उसके मतलब किन किन चीज़ों पर डिटरमाइन होती है, कौन कौन सी चीज़ें उसकी साइकोलॉजी को अफेक्ट करती है ह्यूमन की। तो 3 थीम होगी, मनी वर्ल्ड की, चैरिटी वर्सेस सेल्फिशनेस की और ह्यूमन साइकोलॉजी की। ठीक है, अब आते हैं हम क्वेश्चंस पर। कुछ पहला क्वेश्चन तो आपको टाइटल का बन सकता है कि आपको टाइटल जस्टिफाई करना है, थर्ड थॉट टाइटल क्या सही है क्या। तो बिल्कुल सही है कि पूरे के पूरे ऐसे में वो बार बार सोच विचार करना है, मतलब बार बार थिंकिंग, ओवर थिंकिंग, पहले वाले थॉट को चेंज किया, नया थॉट आ गया, फिर थॉट को चेंज किया, फिर नया थॉट आ गया। तो ये इसको जस्टिफाई कर रहा है। आपको ये अपनी लैंग्वेज में लिखना होगा। मैंने आपको बेसिकली ये बताया है कि आप इसमें करोगे क्या, आप बार बार ऐसे का एग्जाम्पल दोगे, क्योंकि आपको जो भी आंसर लिखना है ना, आपका ये जो ऐसे है थर्ड थॉट, इसी के आधार पर लिखना है। तो आप उदाहरण दोगे, जब आप टाइटल को जस्टिफाई करोगे तो आप उदाहरण दोगे कि कैसे पहले थॉट आया उसके माइंड में कि मैं आधी रकम दे दूँ, फिर थॉट चेंज हुआ कि मैं 10 पाउंड दूँ, फिर थॉट चेंज हुआ कि 5 ही पाउंड देना ठीक होगा, एंड में सोचता है कि 1 पाउंड दूँ, एंड में सोचता है लास्ट में सोचता है कि 1 पाउंड में नहीं दिया तो बढ़िया होगा, क्योंकि वो सब बाहर जाता है पैसे जुए में। तो ये बार बार उसके थॉट्स चेंज हो रहे हैं, ये ओवर थिंकिंग जो है ना, ये टाइटल को जस्टिफाई करती है। फिर चीज़ है ह्यूमन इज ए सेल्फिश क्रीचर। ह्यूमन एक क्या है, एक स्वार्थी प्राणी है। तो इस पॉइंट को आपको एलिबरेट करना है, इसको विस्तार में समझाना है, मतलब यू नीड टू एलिबरेट इट। तो आप बिल्कुल समझा पाओगे कैसे स्वार्थी प्राणी है। आप एक जनरल चीज़ भी बताओगे कि ह्यूमन स्वार्थ से भरा हुआ है, ह्यूमन पैसे के पीछे भागता है, उसको चीज़ें अपने खुद के लिए चाहिए होती हैं। फिर इस निबंध के ऊपर एग्जाम्पल देके बताओगे कि इसमें कैसे सेल्फिशनेस आ जाती है, कैसे राइटर मतलब धंधा करता है। सब लोग धंधा प्रॉफिट के लिए करते हैं, प्रॉफिट हो नहीं रहा था, पहली बार प्रॉफिट आता है तो मन में सेल्फिशनेस जाग जाती है। वो एक तरफ तो चैरिटी करना चाहता है, दूसरी तरफ वो चैरिटी को छोटा करता जाता है और एंड में चैरिटी करता ही नहीं है। तो इसका उदाहरण दोगे आप। फिर मॉडर्न सोसाइटी मनी माइंडेड है, बिल्कुल मनी माइंडेड है, मनी पे चलती है,
सब लोग पैसे कमाने के लिए भागदौड़ कर रहे हैं, शहरों मतलब गाँव से शहरों में आ रहे हैं, शहरों में नौकरी कर रहे हैं, धंधा कर रहे हैं, बिजनेस कर रहे हैं, दूर दूर घर से बहुत दूर जा रहे हैं, पैसे कमाने के लिए जा रहे हैं, घर चलाने के लिए जा रहे हैं, है ना। तो मॉडर्न सोसाइटी क्या है, मनी माइंडेड है, पैसे पे चलती है। इस निबंध में भी मनी के इर्द गिर्द ही सब कुछ घूम रहा है। बिजनेस के कंसेप्ट, बिजनेस में प्रॉफिट देखा जाता है, डीलर और कस्टमर के बीच का रिलेशनशिप, है ना, प्रॉफिट कमाना, ये सब चीजें हैं। तो पूरा मनी के आसपास ही घूम रहा है निबंध। और ईवी लुकस की राइटिंग स्टाइल, एक क्वेश्चन इस पे बन सकता है कि ईवी लुकस की राइटिंग स्टाइल को समझाइए। तो पहली बात तो मैंने आपको स्टार्टिंग में बता दी कि सैटरिक ह्यूमर है, मतलब जेंटल सैटरिक ह्यूमर, यानी कि कह सकते हैं ये ह्यूमरिक सटायर है। ये कि यानी कि आप कह सकते हैं कि सटायर तो है ही, कटाक्ष तो कर ही रहे हैं, साथ में हंसा भी रहे हैं, हंसी भी आ रही है। मतलब सोसाइटी की बुराइयों को दिखा रहे हैं, इंसान की बुराइयों को दिखा रहे हैं, इंसान की कमियों को दिखा रहे हैं, परंतु साथ में हमको ज्ञान भी दे रहे हैं और हंसा भी रहे हैं। डायडेक्टिक प्लस एंटरटेनिंग वही चीज़ है, एक तरफ डायडेक्टिक शिक्षा दे रहे हैं प्लस एंटरटेनिंग, बोरिंग भी नहीं है, मजे भी आ रहे हैं पढ़ने में, इंटरेस्टिंग भी लग रहा है। अक्सर कई ऐसे एसेइस्ट होते हैं जो कि सिर्फ डायडेक्टिक होते हैं, सिर्फ शिक्षा देते हैं, पर उनके ऐसे एंटरटेनिंग नहीं होते हैं। और कई एसेइस्ट ऐसे होते हैं जो कि डायडेक्टिक भी होते हैं प्लस एंटरटेनिंग भी होते हैं। फिर थर्ड चीज, एब्सर्डनेस इन ह्यूमन सोसाइटी ऑफन अट्रैक्ट्स हिज फैन, मतलब उनकी राइटिंग स्टाइल में ये चीज थी कि ह्यूमन सोसाइटी की कमियों को अक्सर, मतलब जो कमियां समाज में, चाहे इंसान के अंदर हो चाहे सोसाइटी के अंदर हो, वो कमियां अक्सर उनको, मतलब वो कमियां अट्रैक्ट करती थी उनको, वो उन पर लिखा करते थे। ये उनकी स्टाइल थी कि वो सोसाइटी की कमियों पर लिखा करते थे। और अगला जो पॉइंट है वो है क्विकली अंडरस्टैंड द कैरेक्टर एंड सब्जेक्टेड टू सटायर, यानी कि वो बहुत जल्दी एक कैरेक्टर को समझ लेते थे कि भाई ये कैरेक्टर किस तरह का है, और फिर उसको सटायर के हाथों सौंप देते थे। मतलब यानी कि उस पर कटाक्ष करने लग जाते थे। मतलब एक तरह से कैरेक्टर को समझा, फिर उसका मजाक बना दिया और ज्ञान भी बखार दिया, आपको नॉलेज भी दे दी, आपको शिक्षा भी दे दी, और साथ में कैरेक्टर को का मजाक भी उड़ा दिया, उस पर कटाक्ष भी कर दिया। तो बहुत जल्दी उस चीज़ को पकड़ लेते थे। साथ में उनकी लैंग्वेज मोस्टली सिंपल मिलेगी आपको, सिंपल लैंग्वेज यूज़ करते थे ताकि ज़्यादा से ज़्यादा लोग उस चीज़ को समझ पाएँ। साथ में सोसाइटी की एक बड़ी पिक्चर को दिखाते थे, मतलब ओवरऑल सोसाइटी को दर्शाते थे, उसकी कमियों को दिखाते थे। तो एक सोसाइटी की बड़ी पिक्चर को दर्शाते थे कि भाई समाज इस तरह का है, समाज में इस तरह की बुराइयां हैं, दीज आर द एविल्स इन द सोसाइटी, दीज आर द गुडनेस, एंड कह सकते हैं कि सोसाइटी की पूरी पिक्चर दिखाते थे, एक विस्तृत पिक्चर, विविड पिक्चर। ठीक है, तो इस तरह के कुछ क्वेश्चंस बन सकते हैं आपके इस ऐसे पर। आई होप आपको ये समझ में आया होगा। डिटेल में मैंने समझाया, पूरा ऐसे भी समझाया है, साथ में आपको बताया कि इस पर क्या क्या क्वेश्चंस बन सकते हैं। तो अगर आपको अभी भी कोई समस्या है तो कमेंट बॉक्स में पूछ लेना कि सर ये चीज़ समझ में नहीं आई, मैं वहाँ पर भी दोबारा आपको समझा दूंगा। ठीक है, टिल देन गुड बाय, जल्दी मिलेंगे ना, गुड बाय।